नमस्कार, मनी नाइन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। क्या और टूटेगा बाजार। शुक्रवार को हमने देखा कि 25,000 थर्सडे को निफ्टी ने हाई लगाया और उसके बाद शुक्रवार को बाजार के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिली। क्या यहां से और भी ज़्यादा गिरावट संभव है? पीएसयू शेयरों की रैली क्या अब समाप्त हो गई है? यहाँ पर से अगर क्या सेक्टर के अंदर फिर से कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, पोर्टफोलियो में क्या कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और आज के हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का वक्त हो चुका है। हमारे साथ देवेंद्र चौकसी जी मौजूद हैं। और देवेंद्र सर बहुत लंबे अरसे से बाजार को बहुत करीबी से देखते पढ़ते और लोगों को मार्गदर्शन देते हुए आए हैं। देवेंद्र सर, पहले तो मनी नाइन के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। दो तरह के व्यूज़ निकल करके आ रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो मैं मान रहा है कि बाजार की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और बाजार में एक बड़ी करेक्शन की आवश्यकता है। दूसरा वर्ग ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं भविष्य को देखते हुए तो बाजार अभी भी उतना महंगा नहीं है। आप किस पढ़ने की तरफ ज़्यादा जोर देते हुए देख रहे हैं इस समय बाजार को? तो थैंक यू विपुल, मुझे मनी नाइन के शो के अंदर शामिल करने के लिए। अ, एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म मार्केट का जो एक दायरा है वो इंटैक्ट है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो हिसाब से नई बजटरी प्रपोजल के साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंड स्पेंड कर रही है, तो इसका एक सीधा इम्पैक्ट ये होता है कि इंडस्ट्री के लिए कारोबार बढ़ रहा है। तो अगर आप कोई भी बेसिक मटेरियल की इंडस्ट्री भी ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, इवन बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट ले लीजिए, ऑटोमोबाइल ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट लीजिए, कैपिटल गुड सेगमेंट लीजिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट लीजिए, जो भी बेसिक इंडस्ट्री जो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जुड़ी हुई है, दे आर ऑल परफॉर्मिंग वेल। तो उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म का जो व्यू बनता है उसके अंदर बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। आई थिंक दैट वन शुड रिमेन वेरी क्लियर अबाउट। जो बदलाव आता है वो शॉर्ट टर्म के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म के अंदर इसलिए भी बदलाव आते हैं कि मार्केट के अंदर काफी स्टॉक्स के दाम एक्सपेक्टेशन के बेसिस के ऊपर 2 साल के एडवांस में ट्रेड करते हैं। अगर कोई गिवन क्वार्टर के अंदर कोई भी कारण से परिणाम थोड़ा बहुत मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आता है, तो वो स्टॉक के अंदर मार्केट के अंदर बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, वहां पे थोड़ा बहुत कंसर्न जरूर शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल दायरा है मार्केट का, तो उसके ऊपर भी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो एक समरी लेते हैं इन्वेस्टर के लिए, तो ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मार्केट को शॉर्ट टर्म के दायरे से मत देखिए, लॉन्ग टर्म के दायरे से देखिए। उसके अंदर आपको डेफिनेटली कमाने के काफी मौका मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम जो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको थोड़ा इल्यूजन मिलता है मार्केट के अंदर के आज का आज कमा ले, वो थोड़ा उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं क्योंकि वो ग्रीड के अंदर आप मिस्टेक ज्यादा करते जाओगे। सो वेरी क्लियर व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट। डोंट हैव एनी चेंज इन द आउटलुक फॉर द कंट्री एज अ होल। मार्केट का आउटलुक के अंदर कोई चेंज नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना संभवित है, कोई भी कारण से आ सकता है। अगर गल्फ के अंदर वॉर होती है तो उसके कारण भी हो सकता है, या अदरवाइज ऑल्सो भी हो सकता है। तो आई थिंक वो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी बनता है। चलिए, तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया आपका है तो बाजार को लेकर के आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा घबराने या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ट्रिगर्स रहते हैं, बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है। उसके आधार पर अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ अपने किसी विशेषज्ञ के साथ बातचीत करके आप रणनीति बना सकते हैं। सर, कुछ एक सेक्टर्स पर बातचीत कर लेते हैं। और ख़ासतौर से हमने देखा कि बजट के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा रैली जो है वो पीएसयू कंपनियों में देखने को मिली। खासतौर से उनमें अगर हम बात करें रेलवे की, उसमें हम बात करें डिफेंस की। क्या ये मान के चलें कि अब ये सेक्टर रोटेशन का वक्त है और यहाँ से अब निकल जाना चाहिए? बहुत शेयरों ने एक एक महीने में 100% तक के रिटर्न आते हुए हमने देखे। तो क्या यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी में बदलाव करने की आवश्यकता है, या आपको लगता है अभी भी रेलवे शेयरों में या डिफेंस शेयरों में जो मजबूती है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी? सो अगेन, लॉन्ग टर्म आउटलुक रेलवे या डिफेंस के शेयर के अंदर बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। हाँ, जरूर है कि शॉर्ट टर्म के अंदर सम ऑफ दिस कंपनीज आर कोटिंग एट 70, 80, 90 के प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर वो कोट हो रही है, विच मीन्स के मार्केट ऐसे एज्यूम करके चल रहा है कि 2 साल के अंदर ये कंपनी का टर्नओवर और प्रॉफिट डबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी अतिशयोक्ति हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे 15 से 20% का ग्रोथ मिलना संभवित है। अगर आप मार्केट का वैल्यूएशन 40 से 50% ग्रोथ का रखोगे तो शायद उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आने की संभावना है। टू दैट एक्सटेंट सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग शायद इन्वेस्टर लेना चाहता है मार्केट के अंदर से, जरूर ले।
क्योंकि एक चीज पक्की है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तभी वो नीचे के लेवल के अंदर स्टॉक्स मिलते हैं। फंडामेंटल्स इंटेक्ट होने के बावजूद भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो समय पे लेना जरूरी बनता है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करिए। एक साथ में 100% बुक करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला बना लीजिए। मे बी ये सुरक्षित फॉर्मूला ऐसी रहेगी कि 70% इन्वेस्टेड रहिए, 30% के अंदर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए। और थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप वापिस नीचे के लेवल के अंदर जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तब ये ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट आपका वापस। जी। सर, अभी हमने देखा बजट अब गुजरा है, जिसमें खासतौर से रूरल डिमांड को बढ़ाने की काफ़ी सारी कोशिशें, काफ़ी सारे प्रयास जो है वो किए गए हैं। रूरल डिमांड एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जो कि बड़ा कंसर्न सरकार के लिए बना हुआ है, क्योंकि हम मार्केट में भी देख रहे हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे रियलिटी सेक्टर हो, उनमें जो है जो बड़े लग्जरी जो गाड़ियां हैं या फिर लग्जरी फ्लैट्स हैं, उनके ज़रिए कंपनी के मुनाफे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी छोटी गाड़ियां और अफोर्डेबल हाउसिंग में उस तरह की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसको क्या लगता है, कब तक ये सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखाई देगा, और ये जो के शेप रिकवरी बाजार के अंदर और देश के अंदर अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है, ये कब तक सुधरती हुई दिखाई दे रही है आपको? जैसे जैसे बेस बढ़ते जाता है ऐसे आपको उसके ऊपर ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ में आ जाता है। एक समझ के चलते हैं कि जब भी इकोनॉमी की साइज $3 ट्रिलियन थी तो वो समय के अंदर 15% से 20% के बीच में ग्रोथ मिलता था इन रिस्पेक्टिव कंपनीज। आज इकोनॉमी की साइज $4 ट्रिलियन के ऊपर हो चुकी है। तो ऑब्वियस है कि बड़ी साइज के ऊपर आपको ग्रोथ इतना बड़ा नहीं मिलेगा, वो थोड़ा थोड़ा कम मिल सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ, उसको एक सिंपल तरीके से समझा लेते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ 11-12% रहती है और इंडस्ट्री 15% पे ग्रो हो रही है तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ गुड इक्वेशन। अगर 15% से नीचे ग्रो हो रही है तो वहां पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। तो ये हिसाब से एक आपका एक मैच साथ में रख के चलते हैं इन्वेस्टर। मेरे ख्याल से उसके अंदर आपको कोई ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि रूरल सेक्टर के अंदर से जो डिमांड की आप बात करें उसके अंदर डिमांड इंटैक्ट है। डिमांड के अंदर कोई स्लो डाउन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि वहां पे पैटर्न थोड़ी बहुत चेंज हुई है डिमांड के अंदर। पहले जैसे हुआ करता था कि एफएमसीजी क्षेत्र के माध्यम से हम डिमांड को प्रिडिक्ट करते थे। आज की तारीख के अंदर आई थिंक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस के अंदर जो हिसाब से स्पेंडिंग हो रहा है उसके माध्यम से हम लोग को डिमांड को देखना जरूर बनता है। तो मे बी आई थिंक सपोज कितनी गाड़ियां बिकती है उसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए। बट एट द सेम टाइम ध्यान इसके ऊपर भी रखिए कि साथ में साथ में पर्सनल गुड्स की कितनी चीजें बिकती है, कितने एयर कंडीशंस बिकते हैं, कितनी मोबाइल फोन बिकती है, उसके ऊपर भी ध्यान रखिए। क्योंकि वॉलेट शेयर चेंज हो रहा है। पहले वॉलेट शेयर आपका एफएमसीजी कंपनी की तरफ ज्यादा था क्योंकि आप पर्सनल गुड्स ज्यादा लेना पसंद करते थे। आज की तारीख के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज्यादा लेना पसंद करते हो क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। तो ये सब चीज के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी बनता है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर बदलाव आया है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। आज आप देखें तो लगभग करीबन 21,000 करोड़ का एसआईपी का फ्लो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। जी। उसके ऊपर आप देखें तो करीबन 20% भारत के हाउस होल्ड है उनका फंड सभी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है, जो पहले करीबन 6% के आसपास था। तो दैट मीन्स जो मैं वॉलेट शेयर की बात कर रहा हूँ तो वॉलेट शेयर में से बदलाव कहाँ है? बदलाव पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है उसके अंदर बदलाव आया है। पैसा कम से कम स्पेंडिंग हो रहा है दूसरी जगह पे उसके अंदर बदलाव है। तो आई थिंक ये चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। मैं नहीं मानता हूँ कि रूरल इकोनॉमी के अंदर कोई स्लो डाउन है। ऑन द कंट्री मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छी बारिश के बाद, अच्छे मानसून क्रॉप के बाद रूरल इकोनॉमी के अंदर एक्चुअली पिकअप भी अच्छा बनता है। उसका एक सही तरह से माध्यम से देखा जाए तो ट्रैक्टर के सेल बढ़ के आ रहे हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल के सेल बढ़ के आ रहे हैं, टू व्हीलर्स के सेल्स बढ़ के आ रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब जगह पे आप ध्यान रखें तो शायद जल्दी पता चल जाएगा कि रूरल एरिया के अंदर कोई स्लो डाउन नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, बात ग्रामीण डिमांड्स को लेकर के जब उठी है तो बात जरा फूड इन्फ्लेशन तक भी लेकर के चलते हैं। फूड इन्फ्लेशन सरकार के लंबे समय से सर एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, और चूंकि ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कटौती की है, अमेरिका से भी संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ पर ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा खतरा जो है वो आरबीआई के लिए बना हुआ है। कैसे जो है ब्याज दरों में कटौती के बारे में अभी भी हिचकिचाहट और सकुचाहट देखने को मिल रही है। क्या दिसंबर तक कोई कटौती की उम्मीद आप कर रहे हैं, और ये फूड इन्फ्लेशन क्या अभी 1-2 महीने 3 महीने और परेशान करेगी, क्योंकि मिडिल क्लास का बजट इससे काफ़ी इलावा, ये कितना बड़ा कंसर्न आप मान रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंसर्न जरूर होता है, बट उसका एक मूलभूत कारण देख लेते हैं।
भारत की जो वस्ती है, वो वस्ती दुनिया की कोई भी देश से सबसे अधिक वस्ती है। चाइना को भी हम सरपास कर चुके हैं। अगर 10 साल पहले आपकी वस्ती 120 125 करोड़ थी, तो 10 साल के अंदर 144 करोड़ हो गई है। सो जो हिसाब से हमारे यहाँ वस्ती बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस है सबसे पहली जरूरियात फूड के ऊपर पड़ेगी। जैसे फूड के ऊपर आपकी जरूरत पड़ती है, तो उसके ऊपर डिमांड भी इतनी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती है तो फूड के दाम भी बढ़ेंगे। ये एक विशेष सर्कल है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर ये विशेष सर्कल है और फूड के अंदर दाम कम रखने हैं, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक तरफ फूड प्रोडक्ट्स का वेयर हाउसिंग कर रही है, जी। सो दैट आई थिंक इन अ गिवन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज वो फूड सप्लाई कर सके। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, जो फार्मर जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, उसका उसको सही तरीके से दाम मिल सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। और फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा सके, उसके ऊपर भी काम कर रही है। क्रॉप के ऊपर इंश्योरेंस भी दे रही है। तो ये सब चीज के हिसाब से देखें तो शायद फूड के दाम इतने बड़े नहीं है जितने आप पोर्ट्रे कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि दूसरे देश के अंदर भी देखें, आज अमेरिका जैसा देश था जिसके अंदर 50 साल तक कभी फूड के दाम नहीं बढ़े थे। कोविड के बाद 4 साल के अंदर आई थिंक महंगाई वहां पे भी बढ़ी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि महंगाई का सवाल आई थिंक ग्लोबल भी है, एट द सेम टाइम लोकल भी है। हमारे वहाँ दोनों चीज अफेक्ट करती है हमें। हम ग्लोबली क्रूड इंपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ ज्यादा आने के कारण हमको ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। लोकली वस्ती बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमारी फूड की कॉस्ट बढ़ती है। ये दोनों चीज के ऊपर ध्यान रखें तो इतनी भी इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है। फिर भी आई थिंक गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस सर आंखों पर, आई थिंक दे आर डूइंग वंडरफुली गुड जॉब। ऐसा मेरा मानना है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जी। सर आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और सेक्टर्स पे बातचीत कर लेते हैं। एक ऊर्जा क्षेत्र पे बातचीत कर लेते हैं। पावर सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी रैली रही। बहुत सारे निवेशकों ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। बहुत लोग हमारे पास कॉलर शो में बहुत सारे दर्शक ऐसे आते हैं जो कि कई शेयरों में ऊपर के स्तर पे फंसे हुए हैं। हमने इरड़ा जैसे शेयर को देखा कि 32 रुपये पर इशू प्राइस आया और उसके बाद से वो 250 को क्रॉस कर गया। आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की तेज़ी को? और ऊर्जा क्षेत्र में अगर किसी को चुनना हो तो वो पीएसयू कंपनियों पे दांव लगाना सही रहेगा, या फिर जैसे सुजलॉन है, अदानी पावर है, बाकी टाटा पावर है, निजी क्षेत्र में जाना बेहतर रहेगा? पावर क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं और भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? आई थिंक गवर्नमेंट जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से फंड स्पेंड कर रही है, उसके अंदर पावर जनरेशन कैपेसिटी, रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू द लास्ट माइल, ये सब चीज के ऊपर गवर्नमेंट जो हिसाब से स्पेंड कर रही है, उसके हिसाब से एक चीज डेफिनेटली बाहर आती है कि अगले 10 साल तक पावर की डिमांड के अंदर कोई भी बढ़ोतरी होती है, तो डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट इज केपेबल ऑफ सप्लाइंग दिस पर्टिकुलर पावर, either थ्रू प्राइवेट सेक्टर जनरेशन और थ्रू पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो उसके अंदर कुछ मुझे ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। हाँ, एक चीज के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ कि जो नए माध्यम से पावर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जरूरत पड़ती है सोलर पावर की, उसके लिए जरूरत पड़ती है विंड पावर की। सोलर और विंड के माध्यम से जो पावर मिलता है, उसके साथ में वो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर डेफिनेटली आगे समय के अंदर थोड़ी गारंटी या श्योरिटी ज्यादा दिख रही है। मे बी कंपनीज लाइक टाटा पावर, जिसके पास ब्लेंड है कि एक बाजू कन्वेंशनल थर्मल पावर की कैपेसिटी है, हाइड्रो पावर की कैपेसिटी, और दूसरी तरफ उसके पास सोलार पावर की भी, रूफटॉप सोलार की भी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस काइंड ऑफ कंपनीज वुड बी रिलेटिवली बेटर चॉइस। एट द सेम टाइम जो कंपनियां ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रही है, अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, उनके अंदर भी मेरे ख्याल से आई थिंक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो आई थिंक सिलेक्टिवली यू कैन बाय सम ऑफ द कंपनीज इनटू द पोर्टफोलियो। मे बी जो एंसिलरी कंपनीज है, उनके लिए भी आई थिंक समय अच्छा जाना चाहिए। जो कंपनी इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जो कंपनी इंजीनियरिंग करती है, जो कंपनी केबल सप्लाई करती है, उनके लिए भी आई थिंक समय अच्छा जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। चलिए, तो टाटा पावर जैसी कंपनियों जो कि अलग अलग ऊर्जा के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनमें निवेश बेहतर रहेगा, ऐसा मानना है देवेंद्र सर का। और पावर पे बात हो गई, हमारी रक्षा क्षेत्र पे बात हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी लगातार जोर जो है वो दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? हालांकि आप बहुत ज़्यादा शेयरों के नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हों, या जिस क्षेत्र में आपको लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है, इंफ्रा को लेकर के क्या कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है? इंडीड आई थिंक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ता है, तो डेफिनेटली फ्रंटलाइन कंपनीज लाइक लार्सन, लाइक बीएल, पीएचईएल, एबीबी, सीमेंस, उसके लिए कारोबार बढ़ता है जरूर। परंतु मेन जो कारोबार सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट जिसको मिलता है, वो जो एंसिलरी कंपनी है,
उनको ज्यादा मिलता है, बिकॉज अप टिल नाउ द स्मॉलर एंसिलरी कंपनीज, उनके लिए ज्यादा कोई अवकाश नहीं मिलता था उनको परफॉर्म करने का, बिकॉज ऑफ द लार्जर स्पेंडिंग हैपनिंग इन द मेन फ्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एंसिलरी कंपनी को भी अच्छा एक एडवांटेज मिलते जा रहा है। तो ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शन ये है हमारे लिए कि हम लोग टीवी के माध्यम से या चैनल के माध्यम से ज्यादा कोई कंपनी की नाम के साथ बात करके रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। जी बट फिर भी एक रेफरेंस के तरीके से देखें तो जो कंपनियां कैपिटल गुड सेगमेंट की एंसिलरी कंपनी है, उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम अच्छा रहना चाहिए। दोज कंपनीज विच आर इन इंजीनियरिंग R&D बिजनेस, उनके लिए टाइम अच्छा रहना चाहिए। दोज कंपनीज वो आर इन प्योर इंजीनियरिंग बिजनेस, उनके लिए टाइम अच्छा रहना चाहिए। जो फाइनेंस कंपनी बैंक्स है, उनके लिए टाइम अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज दे आर लैंडिंग बुक्स आई थिंक आर ग्रोइंग। सो एनबीएफसी कंपनीज, पर्टिकुलरली सम ऑफ द पावर स्पेसिफिक एनबीएफसी कंपनीज, उनके लिए भी समय अच्छा रहना चाहिए। तो आई थिंक वी हैव टू सिलेक्ट दी एंटायर इकोसिस्टम में से किसके लिए समय अच्छा जा रहा है, जी उसके ऊपर थोड़ा बात करना जरूरी बनता है, बट नॉट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म, मे बी ऑन अ वन ऑन वन बेसिस विद इन्वेस्टर्स। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। और सर चूंकि अभी आपने बैंकों का जिक्र किया, एनबीएफसीज का जिक्र किया, बैंकों में एक अच्छी रैली रही, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी टिप्पणियां आई, चाहे वो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को लेकर के हो आरबीआई की तरफ से या बाकी चीज़ों को लेकर के, और कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आई कि पहली तिमाही के नतीजे और दूसरी तिमाही के नतीजे बैंकों के लिए उतने अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन पीएसयू बैंकों के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी हद तक उम्मीद से बेहतर दिखाई दिए हैं। तो आपको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, और जो सुस्ती आई है बैंकों के अंदर, क्या यहाँ पर दोबारा एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? और बैंकों में अगर निवेश करना हो तो पीएसयू या प्राइवेट, कहाँ पर, क्या दिग्गजों के साथ जाना चाहिए, मिड कैप बैंकों के साथ जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को आज 4 ट्रिलियन से 12 ट्रिलियन होना है अगले 10-11 साल में, जी तो एक बात पक्की है कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कभी आपको मंदी नहीं आएगी, क्योंकि अगर बैंक पैसा नहीं देगी तो आई थिंक ये इकोनॉमी $12 ट्रिलियन बन भी नहीं सकती। तो एक सुरक्षित डायरेक्शन कॉल है ये, हम जो रखते हैं उसके साथ। नाउ आई थिंक लुक एट द कंपनीज विच यू वांट टू इन्वेस्ट। जो कंपनी की बैलेंस शीट बड़ी है, उनके लिए समय अच्छा जाना चाहिए, लाइक्स ऑफ एसबीआई, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, या जो कंपनी के पास एयूएम बड़ा है, वो अच्छी तरह से लैंडिंग कर सकता है बोरोवर के लिए। तो ये उनके लिए एक समय अच्छा जाना चाहिए। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो उनके लिए समय अभी अच्छा इसलिए भी जा रहा है कि उनको पिछले सालों के अंदर जो नुकसान भुगतना पड़ा था बिकॉज ऑफ द बैड एसेट्स इन देयर बुक, वो ये साल के अंदर नहीं है, इसलिए उनके नफे पर दिख रहे हैं। तो सर्टनली आई थिंक ये नफा जो पब्लिक सेक्टर बैंक में दिख रहा है, उसके अभी प्राइस टू परफेक्शन की तरफ जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग टू हैपन। बट फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि सम ऑफ द लार्जर बैंक, सम ऑफ द लार्जर एनबीएफसी, स्पेसिफिक टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी जो करती है एनबीएफसी, उनके लिए मेरे ख्याल से एक समय अच्छा है, उसके लिए ग्रोथ अच्छा है। हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार बैंक या एनबीएफसी के पास है, उनके लिए भी समय अच्छा जा रहा है, उनका ग्रोथ अच्छा आ रहा है। आई थिंक यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन द बैंकिंग स्पेस। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 3 या 4 साल का होराइजन है, तो सम ऑफ द कंपनीज आर लाइकली टू गिव यू 100% रिटर्न आल्सो फ्रॉम करंट लेवल्स। जी सर, आपने बैंकों के बारे में जिक्र किया, पीएसयू बैंक्स के बारे में जिक्र किया। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि अभी नए नए निवेश कर रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं नए नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, जो वो कहते हैं कि अगर हमको बैंकों में, बहुत लोग पॉजिटिव हैं, अगर बैंकों को चुनना हो तो किस आधार पर चुना जाए, या किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कैसे उनको परखा जाए? अगर वो एक्सपर्ट को मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है, तो अगर किसी कंपनी को चुनना हो, मान लीजिए बैंकों में ही चुनना है, तो हमको किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताई उसके अंदर साइज ऑफ द बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट बड़ी है तो आई थिंक आपके पास क्षमता बड़ी है लैंड करने की। और जैसे मैंने नाम भी दिए एसबीआई, एचडीएफसी जैसे, उनकी बैलेंस शीट बड़ी है। आज एसबीआई के पास 33 लाख करोड़ का यूएम, एचडीएफसी बैंक के पास करीबन 25 लाख करोड़ का यूएम। अगर वो 18-20% से भी ग्रो होते हैं तो करीबन 4-4.5 साल के अंदर साइज डबल होती है। अगर उनकी साइज डबल होती है तो उसमें मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, 4 साल के अंदर मार्केट के अंदर ये कंपनी का भी भाव डबल होना चाहिए। सो दैट इज अ सिंपल रैशनल दैट आई कैन पुट इट अक्रॉस। तो मेरा ऐसा मानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द अपॉर्चुनिटी शुड बी विद द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो हिसाब से आगे बढ़ रही है, उसके अंदर छोटे ऑर्गेनाइजेशन को इतना बेनिफिट इतना नहीं मिला सकता है जिसके अंदर जितना बेनिफिट प्रॉफिट के अंदर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो आई वुड प्रेफर टू गो विद द साइज ऑफ द बैलेंस शीट इन द lending business which is in banking business. जी
सर, मानसून को लेकर के पहले जो अनुमान था काफ़ी ऊहापोह जैसी स्थिति रही, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर बारिश नहीं हुई थी। अब तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार बारिश देखने को मिली है और मानसून जो है अब जो उम्मीद थी उससे बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या फर्टिलाइज़र या केमिकल कंपनियां जो कि बीच में काफ़ी सुस्ती में आ गई थी, उम्मीद करें क्या कि यहाँ पर फर्टिलाइज़र शेयरों में फिर से मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी? आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं फर्टिलाइज़र को लेकर के? तो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश होता है बिल्कुल यहाँ पे। जी। एक तरफ हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर लेना चाहिए क्योंकि मानसून अच्छा गया तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी तो फार्मर चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, कंज्यूमर चिल्लाएगा। मैं नहीं मानता हूँ कि जो बिजनेस के अंदर कंज्यूमर चिल्लाता है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। फर्टिलाइजर के डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम आई समझ के चल लीजिए कि उसके अंदर दाम ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर दाम ज्यादा बढ़ते हैं तो ह्यूमन क्राइम बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दोस प्राइसेस टू गो अप। तो आई थिंक इट इज अ सेफ जोन, उसको ज्यादा उसके ऊपर चर्चा ना करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज देयर, बट आई थिंक दे विल नॉट बी एबल टू पास ऑन द कंप्लीट प्राइस अनलेस इनपुट कॉस्ट कम है। आई थिंक दे विल बी एबल टू गिव रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस। इनपुट्स कॉस्ट बढ़ती है तो आई थिंक शायद चैलेंज हो सकती है। इन ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वॉर, उसके अंदर आई थिंक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना बहुत संभावित है। अगर वो बढ़ते हैं तो आई थिंक सब इक्वेशन गलत हो सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, instead of becoming over ambitious and overconfident about the prospects of fertilizer companies or agricultural companies, bring your expectation to a little moderate level. I think companies will perform, but I think you don't expect exceptional performance from any of them. जी सर, महज 24 सत्रों में निफ्टी ने 24 से 25 हज़ार का जो है सफ़र जो है वो तय किया है। आईटी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आगे की जो रैली होगी बाजार की, क्या आईटी उसको लीड कर सकता है? क्या जो बुरा वक्त था आईटी का वो समाप्त हो गया है, या अभी भी आपको लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही यहाँ पर बने रहना चाहिए? नहीं, सर्टनली अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट के दाम घटते हैं तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर उनके कंज्यूमर इंडस्ट्री के स्पेंडिंग पावर बढ़ते तो आई थिंक नेचुरली दी एलोकेशन ऑफ मनी टुवर्ड्स स्पेंडिंग ऑन आईटी विल इंक्रीज, और वो इंक्रीज होने के साथ में इंडियन आईटी कंपनी के लिए समय अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। Already, I think all the IT companies they are growing in a good single digit growth. तो उसके अंदर कोई ज्यादा मुझे तकलीफ नहीं दिख रही है। ऑन द कॉन्ट्री, इफ एट ऑल एनीथिंग हैपेंस, इट विल बी फॉर बेटर ओनली। जो निश आईटी बिजनेसेस है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग आरएंडी का जिक्र किया, ऐसे टाइप के बिजनेस के अंदर मेरे ख्याल से कंपैरेटिबल ग्रोथ ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द फ्रंट लाइन आईटी कंपनी। तो मे बी एलटीटीएस, एलटीआईएम, साइन टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी काइंड ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर जो परसेंटेज ग्रोथ रहेगा वो शायद आई थिंक जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी है उससे थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। तो हम लोग ये हिसाब से चुन के ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने की एक 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 अप्रोच रखते हैं। चलिए, तो ये रहा है आईटी सेक्टर को लेकर के निकल करके आती हुई। लेकिन सर, आपसे एक, चूँकि समय थोड़ा अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बाज़ार को लीड कर सकते हैं? पिछली रैली जो हमने देखी वो कहीं ना कहीं पीएसयू क्षेत्र से लीड आती हुई दिखाई दी। उसमें बैंक्स थे, उसमें रेलवे थे, उसमें हमने देखा डिफेंस के शेयर थे। क्या ये सेक्टर आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, या आपको लगता है कि अब लीडरशिप में बदलाव का वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है? जब भी मार्केट पूरे का पूरा एक एक्सप्लोर हो चुका है तो इसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव इंडिविजुअल सेक्टर के ऊपर देखने की जगह पे आई थिंक इंडिविजुअल पॉकेट्स ऑफ कंपनी में देखना जरूरी बनता है। से फॉर एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, से फॉर एग्जांपल एंसिलरी टू कैपिटल गुड सेक्टर, से फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनीज, इंजीनियरिंग आर&डी कंपनीज। तो यहाँ पे हमें शायद ज्यादा कन्विक्शन है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज के परफॉर्मेंस बेटर आएंगे। एट द सेम टाइम जो कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रही है और जो कंपनी टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रही है, दोनों के लिए आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो योर आई शुड बी ऑन विच कंपनी इज बेसिकली कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग हायर प्रॉफिट, हायर परफॉर्मेंस, हायर डिमांड सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। और जो कंपनी प्रॉफिट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करके डिसरप्शन क्रिएट कर रही है उसके ऊपर भी आपका ध्यान देना जरूरी बनता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं हम ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं जिसके अंदर फायदा काफी हद तक श्योरिटी के साथ में मिलता है। बिल्कुल सर, आज की आप इस चर्चा में जुड़े और हमारे तमाम जो दर्शकों के सवाल थे उस पर हमने बातचीत की आपसे,
और आपका मार्गदर्शन हमेशा ही काफ़ी अच्छा रहता है। उम्मीद करते हैं आगे भी आप मनी 9 के लिए तो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहेंगे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? थैंक यू विपुल, मुझे आपके शो में लाने के लिए फिर से आपका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और डिस्क्लोजर के अंदर सेफ डिस्क्लोजर कि जो भी कंपनी की हमने बात की है, शायद नाम के साथ उल्लेख किया है, उसको टिप ना समझे, उसको बाइंग रिकमेंडेशन ना समझे। उसके ऊपर आप आपके एडवाइजर के साथ में बातचीत करके सलाह लेके बाद इन्वेस्ट करें, ऐसा मेरा मानना है। वो कंपनी जिसकी हम बात की उसके अंदर हमारा रिसर्च कवरेज हो सकता है, क्लाइंट के अकाउंट के अंदर पोजीशन हो सकती है, हमारे खुद के अकाउंट के अंदर भी वो कंपनी की पोजीशन हो सकती है। दैट इज अ सेफ डिस्कशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और थैंक यू। हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग भी जो लोग बहुत चिंतित हैं, जो लोग शुक्रवार की गिरावट से घबराए हुए हैं, उनके लिए देवेंद्र जी का कहना यह है कि छोटी अवधि में दबाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बाजार की तेज़ी अभी कायम रहेगी और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कि ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसेलरीज, बैंक्स, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर आने वाले समय में मजबूती देखने को मिलेगी। तो वहां पर चुनिंदा और अच्छे सेक्टर्स में, अच्छे शेयरों में आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से निवेश कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।